So, hello students. So, I am again present with the MCQ questions of Unit 2. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क KCS 603 यूनिट 2 के 25 क्वेश्चंस। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट में आपका बेसिकली डेटा लिंक लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर की प्रॉपर्टीज आपकी फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, इस पे क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा बाइट whenever there is a flag or escapes character in the text। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर बिट स्टफिंग बताएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बाइट स्टफिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है बाइट इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर इसका आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा बाइट स्टफिंग। बिट स्टफिंग में आप बिट स्टफ करते हैं जब भी आप फ्रेमिंग करते हैं, तो रिसीवर को एक्नॉलेज करने के लिए, बताने के लिए कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड करना करा जा रहा है, तो आप फ्लैग बिट्स का यूज करते हैं। तो वहाँ पे जो है आप फ्लैग बिट स्टफिंग, यहाँ पे बाइट स्टफिंग यूज करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे बिट एक्स्ट्रा इंसर्ट करेंगे तो बिट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। So the answer for question number 1 is B. Now coming to question number 2, a bit stuffing based framing protocol uses 8-bit delimiter pattern। ये फ्लैग बिट है आपका। अगर आउटपुट आपको ये मिल रहा है तो इनपुट बिट की सीक्वेंस पूछी गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गेट में पूछा गया है। तो बेसिकली आपको एक सीक्वेंस दिया ही है, आपकी फ्लैग बिट है, और आप यहाँ पे बिट स्टफिंग के बाद ये नया आउटपुट आया है। तो हमसे पूछा है कि इनपुट स्ट्रिंग क्या होगी। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रिंग अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से काउंट करिए। जब 5 1 आ जाएगा तो हम 0 इंसर्ट करते हैं। तो जस्ट काउंट 0 के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमने ये 0 जो है वो इंसर्ट किया। ठीक है, तो इस 0 को अगर हम हटा देंगे, बाकी जो भी कुछ बचा है वो आपका डेटा बिट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फ्लैग बिट से मैच कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा हमने 0 इंसर्ट किया है इसको आप हटा देंगे, तो जो बचा होगा वो आपका जो है डेटा बिट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज बी। आप मैच कर लीजिए, 0 5 1, फिर एक 0 के बाद एक 0 आपका बचा हुआ है, 0 1 0 1। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज बी। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर वाज बी। Okay, now coming to the third question. In dash protocols we use dash। okay, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा डिफरेंस पूछा गया इसमें। अगर कैरेक्टर ओरिएंटेड होगा तो आप बाइट स्टफिंग यूज होंगे, अगर बिट ओरिएंटेड होगा तो आप बिट स्टफिंग यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 कैरेक्टर ओरिएंटेड और बाइट स्टफिंग ये चाहिए, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका सी। So in character oriented protocol we use byte stuffing। character oriented में byte stuffing का यूज करते हैं। Now coming to question number 4। question number 4 डिस्कस करते हैं। Data link control deals with the design and procedure for dash communication। तो ये पहले ही लेक्चर में उन्होंने डिस्कस किया था कि नोड टू नोड डिलीवरी है, तो वहाँ पे डेटा लिंक लेयर की बात आती है। तो इसका आंसर जस्ट हो जाएगा फोर्थ का ए। data link layer is responsible for node to node delivery। Now coming to the next question, that is question number 5। एक सीरीज दी है, यहाँ पे आपको बिट स्टफिंग इंप्लीमेंट करना है। तो बिट स्टफिंग में सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, जब आपके पास सीरीज ऑफ 1 होंगे, 5 1 होंगे, तो आप वहाँ पे 0 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखिए 3 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप यहाँ से काउंट करिए 1 0। जहाँ पे सीरीज ऑफ 1 होंगे 5, 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 1 आ जाएंगे इसके बाद आप 0 इंसर्ट कर देंगे। इससे मैटर नहीं होता है कि इसके बाद 0 है कि 1 है। ठीक है, तो जैसे ही 5 1 आएंगे आप यहाँ पे 0 इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए 5 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप 0 इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप 0 इंसर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे जहाँ से ब्लैक से रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे आप 3 0 इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद मैच करेंगे, तो फिफ्थ का आंसर आपको ए मिल जाएगा। आप मैच करके देख लीजिएगा।
कॉन्सेप्ट सिंपल इतना है कि वेन एवर यू गेट कॉन्टिन्यूअस 5 वंस, जब भी आप लगातार 5 वन देखेंगे तो उसके बाद आप 0 इंसर्ट करेगा, क्योंकि वो आपका फ्लैग बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेटा और फ्लैग अगर मैच करता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बिट स्टफिंग का यूज करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द आंसर इज ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। डेटा लिंक लेयर में आपके दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। एक एचडीएलसी है, दूसरा पीपीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, एचडीएलसी हैज द फॉलोइंग फ्रेम्स। कौन से फ्रेम्स उसमें होते हैं? आई फ्रेम, एस फ्रेम, ई फ्रेम, तो तीनों ही फ्रेम इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 द आंसर विल बी डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 है आपका, 7 इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा। चेकसम एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन भी डेटा लिंक लेयर में आपका वर्क करता है। तो अगर आपको डिटेक्ट करना है एरर या करेक्शन करना है तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज किया था, तो चेकसम उसमें से एक है। चेकसम यूजेस डैश अरिथमेटिक, ठीक है, तो इसमें मोस्टली लोग पीपल जो है वो बी ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 1 कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 द आंसर इज ए, बिकॉज चेकसम यूजेस 1's complement arithmetic. So now coming to question number 8. The dash between two words is the number of difference between corresponding bits. ठीक है, तो हैमिंग डिस्टेंस एक्चुअली होता है कि दो कोड वर्ड्स में कितने बिट का डिफरेंस है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हैमिंग डिस्टेंस। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सीआरसी भी उसी का पार्ट है, एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन का। सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक विच इज सीआरसी। तो सीआरसी जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? क्वोशंट होता है, रिमाइंडर होता है, डिवाइजर होता है, या डिविडेंड होता है? तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो जो लास्ट में रिमाइंडर आता है वो आपका सीआरसी होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 द आंसर इज डी, मींस सीआरसी इज द रिमाइंडर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। The dash error means that two or more bit in the data unit set। अगर दो या दो से ज्यादा बिट चेंज होती है तो उसको आप बस्ट एरर बोलते हैं। अगर सिंगल बिट है तो सिंगल बिट एरर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 10th का ए, इट इज बस्ट एरर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। ए सिंपल पैरिटी चेक कोड कैन डिटेक्ट। अगर आप पैरिटी का यूज करते हैं तो वो क्या डिटेक्ट कर सकता है? कहाँ कहाँ पे एरर? तो ऑड नंबर ऑफ एरर्स जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। इवन नंबर पे अगर चेंज होगा तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 द आंसर इज ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। द डैश ऑफ एरर इज मोर डिफिकल्ट देन डैश। ओके, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। डिटेक्शन जो है वो आसान होता है, लेकिन करेक्शन जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली दिस फॉर क्वेश्चन नंबर 12 द आंसर इज बी, बिकॉज करेक्शन जो है वो इज मोर डिफिकल्ट देन डिटेक्शन। इसलिए हम करेक्ट करने की बजाय दोबारा रिट्रांसमिट करते हैं पैकेट। ठीक है, क्योंकि करेक्शन में जो है ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो वेन एवर वी ऑलवेज प्रिफर टू डू डिटेक्शन एंड आफ्टर दैट रिट्रांसमिट द पैकेट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सिंगल बिट एरर होता है और बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर में जब दो से ज्यादा बिट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है बर्स्ट एरर लेंथ इन द फॉलोइंग केसेस। ये इनिशियल बिट है, उसके बाद जो सेकंड लाइन में है वो आपकी चेंज बिट है। इसमें पूछा है कि अगर बर्स्ट एरर हो रहा है तो कितने बिट का बर्स्ट एरर है आपका। ठीक है, तो अगर आप मिलाएंगे, सबसे पहला बिट आपका चेंज हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ 0 का 1 हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये चेंज हुआ, ये सेम है, फिर ये सेम है, ये चेंज हुआ है, ये सेम है, ये सेम है, ये चेंज हुआ। ठीक है, तो आखिरी चेंज यहाँ तक है, इसके बाद जो है सारे सेम है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ से लेके अ, यहाँ तक की जो पूरा आपका लेंथ है ये आपका बर्स्ट एरर में काउंट होगा। इसमें ध्यान देना है कि कुछ बिट्स इसमें हो सकता है बीच में चेंज ना हुई, लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग चेंज से लेके लास्ट चेंज तक जितने बिट्स हैं वो पूरे इस लेंथ में काउंट होंगे। तो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो द बर्स्ट एरर लेंथ इज 8। ठीक है, अगर आप सिर्फ चेंज बिट दें उसका भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन दैट विल बी रॉन्ग। सो बर्स्ट एरर लेंथ इन द फॉलोइंग केसेस 8। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14।
टू गारंटी द डिटेक्शन ऑफ 6 एरर इन ऑल केसेस, अगर हम चाहते हैं कि 6 एरर जो है डिटेक्ट हो जाए सब केसेस में, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी उस ब्लॉक कोड में। सो देयर इज एक्चुअली ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअली रिलेशन में लिख देता हूँ इसको। फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से है कि जो डी मिन होता है, ठीक है, डी मिन इज इक्वल टू एस प्लस 1, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं डिटेक्ट करना, ठीक है, डिटेक्ट करना एस एरर्स को, तो मिनिमम डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए एस प्लस 1। तो यहाँ पे हम 6 एरर्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट पुट 6 इन प्लेस ऑफ एस, इसकी जगह आप 6 पुट करिए तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इस केस में, 7 होनी चाहिए। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 द आंसर इज सी। So for question number 14 the answer is C, 7। 6 plus 1, 6 plus 1। तो जितनी भी आपको एरर्स जो है डिटेक्ट करनी है उसके लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस उससे एक ज्यादा हो जाएगी। तो 5 होता है 6 होता है, यहाँ 6 होता है 7 हो जाएगा। Okay, now coming to next question, question number 15। प्रोटोकॉल दैट इज प्रेजेंट इन डेटा लिंक लेयर। हाँ, क्वेश्चन इस टाइप का डिजाइन होना था कि डेटा लिंक लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। तो दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं आपका, एचडीएलसी और पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दोनों ही इसके सही हो जाएंगे आंसर। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 द आंसर इज सी, मतलब बोथ एचडीएलसी भी है और पॉइंट टू पॉइंट। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि एचडीएलसी आपका बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और पीपीपी आपका बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे डिटेक्शन की बात हुई थी, यहाँ पे करेक्शन की बात हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि टी एरर्स आप करेक्ट कर सकें इन ऑल केसेस, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। उसका एक्चुअली फॉर्मूला है डी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2t प्लस 1। इसका मतलब पहला भी सही होगा दूसरा भी सही होगा। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 द आंसर इज सी। जबकि आप डिटेक्शन की बात करता है तो उसका अलग फॉर्मूला है, करेक्शन की बात करता है तो उसका अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अगर टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जाए तो टी प्लस 1 ये आपका होता है डिटेक्ट करने के लिए, और 2t प्लस 1 होता है आपका करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आपको डिटेक्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करिए, और आपको अगर करेक्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर है एक्चुअली गारंटीज दैट सिंगल बिट एरर इज, कोई भी सिंगल बिट एरर है तो वो कॉट हो जाएगा। ये सीआरसी का है। इसकी प्रॉपर्टी होती है टू डिटेक्ट इन सिंगल बिट एरर आपके पास दो टर्म होने चाहिए, और इसमें से एक्स की पावर जो है वो 0 जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर इसमें देखा जाए तो 7th का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स। एंड यहाँ पे अगर 1 को करें तो एक्स की पावर 0 मान सकते हैं इसको, एक्स की पावर 0 ये 1 होता है। तो इसका मतलब 17th का आंसर नंबर ए करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। एक्चुअली फ्लो और ऐसे कंट्रोल है एआरक्यू। एआरक्यू का फुल फॉर्म क्या पूछा है, तो एआरक्यू का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। जब वहां से टाइम में एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो ऑटोमेटिकली जो है वो पैकेट जो है ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 18 द आंसर इज डी, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एआरक्यू। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में एआरक्यू गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू होता है। तो एआरक्यू का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। Now coming to question number 19. Stop and wait is a special case of go back and in which the size of the sender window is। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो स्लाइडिंग स्टॉप एंड वेट एक्चुअली जनरलाइज है जिसमें विंडो की साइज सिंगल होती है, ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, मींस 1। विंडो साइज जब 1 कर देंगे तो वो आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। In the dash protocol, the sender sends one frame, stops until it receives a confirmation from the receiver, and that sends the। तो ये बेसिकली एक जो है फ्रेम सेंड करता है, उसका जब अपॉइंटमेंट है तो फिर दूसरा फ्रेम सेंड करता है। तो ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है।
ठीक है, एक एक फ्रेम भेजता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर दूसरा फ्रेम भेजता है. So for question number 20, the answer is B. Now coming to question number 21, in the dash protocol, if no acknowledgement for a frame has arrived, we resend all outstanding frame. ठीक है, तो अगर acknowledgement नहीं आया तो जितने outstanding frame उसको हम फिर से भेजते हैं. तो ये है आपका बेसिकली गो बैक एन. ठीक है, जितने आउटस्टैंडिंग फ्रेम हैं वो फिर से भेज देते हैं, एन को वापस कर रहे हैं. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 21 द आंसर इज ए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस इन, जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है ये कौन सा प्रोटोकॉल है. ठीक है, तो ये इससे पहले बताया था एसडीएलसी आपका बिट ओरिएंटेड है और पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपका बाइट ओरिएंटेड है. फॉर क्वेश्चन नंबर 22 द आंसर इज ए, मींस बाइट ओरिएंटेड. ठीक है, ये आपका बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. नाउ ये बहुत जनरल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में गलत हो सकता है. एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 23, एसडीएलसी का फुल फॉर्म है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल. फॉर क्वेश्चन नंबर 23 द आंसर इज डी. Now coming to question number 24 and 25. So in question number 24, the process of sending multiple data packets serially without waiting for the previous acknowledgement. बिना वेट किए हुए डेटा को भेज रहे हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग. ठीक है, तो ये पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट है जिसका इम्प्लीमेंटेशन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में करते हैं. तो 24 क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज स्टॉप एंड वेट में जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव करने के लिए पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया था एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इसी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करता है. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, question number 25, when data and acknowledgement are sent in the same frame, this technique is called. ये भी एक important question है. जब आप दोनों तरफ से डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो acknowledgement आप अलग से नहीं भेजते हैं, डेटा के साथ ही भेजते हैं. So this technique of combining data and acknowledgement on the same frame is known as piggybacking. So for question number 25, the answer is B. Okay. So this was all related to the part 1 of unit 2. In the next, we will discuss the other questions. So if you like this video, then please press the like button. And soon I will load the second part of unit 2. Okay. Thank you all.